हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे क्लास 12 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमारी अंतरा और अंतराल पाठ्य पुस्तकों से लिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो आज के नए और सुविचार के साथ। तो आज का हमारा सुविचार है कि मेहनत करते जाइए, सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। तो अब चलते हैं हम अपने प्रथम प्रश्न की ओर, जहाँ कोई वापसी नहीं। पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखिए तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दीजिए। यह प्रश्न जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ से लिया गया है और इसमें हमें इस शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलो चलते हैं अब हम अपने प्रश्न के इस उत्तर की ओर। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है, जहाँ अमजर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। इस पाठ को हम दूसरा शीर्षक यह दे सकते हैं कि क्या वे दिन लौट आएंगे, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने अमजर गांव में औद्योगिकरण के कारण की गई अमरोली प्रोजेक्ट से गांव के उजाड़ का वर्णन किया है, जिसमें सभी गांव वासियों को उनके गांव से बेदखल कर दिया जाता है और ऐसी जगह पर जाने को मजबूर किया जाता है जहां पर उनका कोई नहीं होता, और वह यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या उनके वे पुराने दिन कभी दोबारा लौट कर आएंगे, अन्यथा नहीं। तो यह शीर्षक इस प्रश्न के लिए एकदम उपयुक्त है। और आप लोग ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्नों में हमें सिर्फ शीर्षक बताकर अपना उत्तर खत्म नहीं कर देना होता है, हमें एक वैलिड रीज़न भी देना होता है कि हम यह शीर्षक इस पाठ को क्यों देना चाहते हैं, तब हमारा आंसर पूरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथाओं की मूल संवेदना का वर्णन कीजिए। इसमें हमें असगर वजाहत द्वारा रचित 4 लघु कथाओं की मूल संवेदना बतानी है। मूल संवेदना या मूल प्रतिपाद भी हम इसे कह सकते हैं। मूल संवेदना में हमें बताना होता है कि कवि ने अपने लेख में किस व्यवस्था का वर्णन किया है तथा वह किस संकेत की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, असगर वजाहत द्वारा रचित 4 लघु कथाएं शेर, पहचान, 4 हाथ, साझा की मूल संवेदना निम्नलिखित है। हम उत्तर पॉइंट्स में देंगे क्योंकि पॉइंट्स में नंबर भी अच्छे मिलते हैं। इन लघु कथा में असगर वजाहत ने शासन तंत्र के हृदय रूप का वर्णन करते हुए वर्तमान में शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। दूसरा पॉइंट, अपनी लघु कथाओं में असगर वजाहत ने पूंजीवादी व्यवस्था का वर्णन किया है। और तीसरा, इस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण तथा किसानों की समस्याओं पर भी व्यंग्य प्रस्तुत किया है। तो यह उत्तर 3 अंक के प्रश्न के लिए एकदम सही है। यदि हमसे ज़्यादा अंक का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसी उत्तर में और कुछ पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि असगर वजाहत ने अपनी लघु कथाओं में और किन चीज़ों का वर्णन किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी करो। यह प्रश्न भी लघु कथाओं में से ही है। इसमें हमें बताना है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास क्यों है। यह हमारी लघु कथा शेर से लिया गया प्रश्न है। तो देखते हैं इसका उत्तर।
लघु कथा शेर से ली गई इन पंक्तियों में लेखक ने भोली भाली जनता और धूर्त सत्ता के बारे में बताया है। लेखक यह मानने को तैयार नहीं है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, किंतु उसे बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि शेर का मुंह ही सब दुखों का अंत है। शेर हिंसा का प्रतीक है, यह सभी जानवर जानते हैं, किंतु केवल विश्वास दिलाने पर वे स्व इच्छा से उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। तो यह बात तब की है जब शेर मुंह खोले जंगल में बैठा हुआ था और लेखक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था कि कैसे एक एक जानवर उसके मुंह में जा रहा है। और लेखक के पूछने पर कि शेर के मुंह में तुम लोग क्यों जा रहे हो, तो जानवर जवाब देते हैं कि शेर के मुंह में घास का भरा मैदान है, रोजगार का दफ्तर है, हम रोजगार के लिए दस्तक देने जा रहे हैं। तो ऐसे जब लेखक को बहाने बताए जा रहे थे तो लेखक खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, शेर हिंसा छोड़ के अहिंसा का प्रतीक कैसे बन सकता है। और फिर वह भी उसके मुंह के अंदर जाकर देखता है कि दफ्तर कहाँ है, तब उसे कहीं दफ्तर नज़र नहीं आता, कहीं रोज़गार नहीं दिखाई देता। तब वह प्रश्न पूछता है वहाँ के घूम रहे कार्यकर्ताओं से कि ये सब क्या है, तुमने हमें क्या बताया। तो उसके यह कहकर टाल दिया जाता है कि तुम्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता, तुम विश्वास रखो। आज का सत्ताधारी एवं राजनीतिक वर्ग भी सर्वप्रथम लोगों का विश्वास हासिल करता है, उसके पश्चात उनका शोषण करता है। जिसका पता जनता को नहीं चलता वह अंत तक यही सोचती है उनके हित के लिए काम कर रही है। अब हमारा प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो हमें बताना है कि असगर वजाहत ने अपनी लघु कथा में शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो लेखक ने अपनी लघु कथा शेर में शेर को तानाशाही एवं भ्रमक व्यवस्था के सूत्रधार एवं प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह प्रश्न शेर की जगह हाथी, राजा या मील के मालिक के रूप में भी आ सकता है। तो शेर शासन व्यवस्था का प्रतीक है, वैसे ही हाथी पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है। और पहचान कहानी में राजा के बारे में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि राजा किस तरह अपनी प्रजा का शोषण करता है और यदि प्रजा अपनी आंखें मूंद लेती है तो कैसे शोषक वर्ग पूरे साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लेते हैं। और हमारी कहानी चार हाथ में भी पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें मील मालिक द्वारा मजदूरों के शोषण का वर्णन किया गया है। तो हमारी चारों लघु कथाओं का शॉर्ट रिवीजन भी हो गया और इस प्रश्न का उत्तर भी। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और उनका क्या निहितार्थ निकला बताएं। तो इसमें हमें पहचान लघु कथा में राजा ने जो जो हुक्म निकाले थे उनके बारे में बताना है और फिर उनसे प्रजा में व उसके वातावरण में क्या क्या असर हुआ इसका भी वर्णन करना है। तो राजा ने अपनी प्रजा को अपनी आंखें बंद करने, कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने और अपने अपने होंठ छिलवा लेने का हुक्म दिया और प्रजा ने ऐसा ही किया। और राजा ने तर्क दिया कि भूमंडलीयकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया गया। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने उत्पादन के सभी साधनों पर राजा ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग बनाने जैसा झांसा देता रहा और उसने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया। तो राजा ने अपनी प्रजा को झूठा झांसा दिया कि वह उसके राज्य को स्वर्ग बना देगा यदि वह उसके दिए हुए हुक्मों का पालन करते हैं, लेकिन राजा ने सिर्फ उन्हें ये झांसा दिया था, उसका असली मकसद तो खुद को ही कामयाब करना था। अब हमारा 7वां प्रश्न, यदि जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर तो सिंपल है, हमने पहले ही क्वेश्चन में जाना कि यदि जनता अपनी राज्य की स्थिति से आंखें बंद कर लेती है, वह बेखबर हो जाती है कि उसके राज्य में चल क्या रहा है,
तो सत्ता दल इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और उस क्षेत्र के संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। यदि जनता राज्य की स्थिति की ओर आंखें बंद कर ले तो राज्य में छद्म प्रगति एवं विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करके एकाधिकार कर लेगा। हिंदी के पेपर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हिंदी के हर एक प्रश्न का उत्तर हमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज और सटीक शब्दों में देना चाहिए। बस शब्द सीमा और समय का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो यह प्रश्न 4 हाथ लघु कथा से लिया गया है, जिसमें मिल मालिक मजदूरों के हाथ कटवाकर दूसरे हाथ लगाने का प्रयास करता है। तो हमें इसमें यही बताना है कि मिल मालिक ने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, उसे क्या क्या विचार आए और उसका क्या परिणाम निकला। मिल मालिक ने मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए पहले मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिक रखे। वैज्ञानिकों ने शोध और प्रयास करके निष्कर्ष निकाला कि आदमी के 4 हाथ नहीं हो सकते। तो उसने दूसरा प्रयास किया। उसने कुछ कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर यह ऐसा भी संभव नहीं हुआ। तब उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ फिट करवाना चाहे, लेकिन लकड़ी के हाथों से मजदूर काम करने में असमर्थ थे। अतः उसने मजदूरों के लोहे के हाथ फिट करवाने चाहे, जिससे कि मजदूरों की मृत्यु हो गई और उत्पादन उसका बाधित हो गया। यह उसका ज़्यादा लालच करने का ही नतीजा था। मिल मालिक ने अधिक लालच किया। वह कम पैसों में अधिक उत्पादन करना चाहता था, जिससे कि उसका उत्पादन पूरी तरह से ही बाधित हो गया। लेकिन अंतिम निर्णय उसने निकाला था कि वह अब जो मजदूर रखेगा उनकी तनख्वाह आधी कर देगा और उस आधी तनख्वाह में वो दुगने मजदूर रख लेगा। इससे उसके पैसे भी कम खर्च होंगे और उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। यह लेखक ने स्वतंत्रता के बाद मजदूरों की जो दयनीय दशा थी, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसका वर्णन किया है कि किस तरह बड़े उद्योगपति और पूंजीवादी लोग मजदूरों से प्राय अपने कुछ कार्य के लिए उनका शोषण करते हैं और उनकी जान तक की परवाह नहीं करते। तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। हिंदी में हमें बिल्कुल भी डरना नहीं होता, क्वेश्चन देके घबराना नहीं होता। टू द पॉइंट और फैक्ट बताकर हमें उसका आंसर और कॉन्सेप्ट को समझना होता है। हिंदी में हमें अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसे रटने की ज़रूरत नहीं होती। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। यदि हम उसका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो हम उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साझा लघु कथा के आधार पर बताइए कि हाथी और किसान के बीच फसल का बंटवारा कैसे हुआ। तो हमें पता है कि हाथी पूंजीवादी व्यवस्था का उसने किस तरह फसल का बंटवारा किया। तो हाथी ने पहले एक गन्ना तोड़ा। फसल को आधा आधा बांटने के लिए पहले खेत से एक गन्ना तोड़ा। किसान से गन्ना मिल बांटकर खाने के लिए कहकर उसने गन्ने का एक छोर अपने मुंह में लिया और दूसरा छोर किसान के मुंह में दे दिया। जब किसान गन्ने के साथ साथ हाथी के मुंह की ओर खींचने लगा तो उसने गन्ने को छोड़ दिया। इस तरह हाथी और किसान की फसल का बंटवारा हो गया, क्योंकि किसान समझ गया था कि हाथी ने उसकी फसल पर कब्जा कर लिया, अब उसे उसकी फसल में से कुछ नहीं मिलने वाला। वह समझ गया कि हाथी ने उसके साथ धोखा किया है। अब हाथी ने उसकी पूरी फसल पर अपना कब्जा कर लिया था। अब इसमें किसान का कोई हाथ नहीं है। किसान ने मेहनत खुद की, लेकिन उसका सारा फल हाथी ने अपने ऊपर ले लिया नहीं, कब्जा कर लिया, वो भी जबरन। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि अमझर से आप क्या समझते हैं। अमझर गांव में सूनापन क्यों है। यह प्रश्न
जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ से लिया गया है। इस पाठ का हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अमझर से आप क्या समझते हैं और अमझर गांव में सूनापन क्या होता है। इसमें हमें अमरोली प्रोजेक्ट की घोषणा के बारे में भी बताना है। लेखक ने नवा गांव के निकट अमझर नामक गांव का जिक्र किया है। इसका नाम आम के पेड़ों की अधिकता होने पर पड़ा है। अमझर यानी आम के मौसम में इस गांव में अत्यधिक आम पेड़ों से झड़ते थे। अब अमझर गांव में अमरोली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा के बाद नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए गए हैं। अमझर गांव के लोग भी वहां से पलायन कर गए हैं। इस कारण अब अमझर में सूनापन आया है, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी लोग भी नहीं है। सरकारी प्रोजेक्ट की घोषणा यानी कि उद्योगीकरण के लिए वहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना के लिए वहाँ के पूरे गांव का विस्थापन कर दिया गया, और इससे पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए, जैसे कि वहाँ पर कोई व्यक्ति बचा ही नहीं तो पेड़ भी अपने आप सूखने लगे, जिससे वहाँ पर सूनापन छा गया। अब हमारा 11वां प्रश्न है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी औद्योगिकरण के कारण जिन लोगों को विस्थापित कर दिया गया, उनकी जगह से, उनके जन्म स्थान से उन लोगों को ऐसी जगह पर जाने को मजबूर होना पड़ा जहाँ पर उनका कोई अपना नहीं था, और उन्हें वहाँ पे शरणार्थी जैसा जीवन जीने को भी मजबूर होना पड़ा। तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, लेखक ने अपनी लेख जहाँ कोई वापसी नहीं में बांध या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट के कारण उजाड़ दिए गए गांव से निष्कासित लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। नए शरणार्थी यानी दूसरी जगह से आए और दूसरी जगह पर बस गए लोग, जिन्हें वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, रीति रिवाज की किसी की भी कोई जानकारी नहीं होती। वह बिल्कुल नया नया सा जीवन जीने को मजबूर होते हैं और वे वहाँ पर रह रहे लोगों के साथ मिलजुल पाने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। लेखक ने इन्हीं लोगों को भारत के नए शरणार्थी कहकर संबोधित किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 12वां प्रश्न है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो प्रकृति के कारण विस्थापन से अभिप्राय उस विस्थापन से है जिसमें प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोग कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान माल की रक्षा करते हैं और आपदा संकट टल जाने पर पुनः वहीं आकर बस जाते हैं। इससे उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। यानी प्रकृति के कारण विस्थापन, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आशंका के कारण उस स्थान को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, और प्राकृतिक आपदा टल जाने के बाद, स्थिति सामान्य हो जाने के बाद वह प्राय दोबारा वहां पे वापस आकर और अपने ही घर में रहने लगते हैं। इससे उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। अब जानते हैं औद्योगिकरण के कारण विस्थापन। तो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन से अभिप्राय आधुनिक काल में औद्योगिक विकास के नाम पर किसी भी गांव को हमेशा के लिए कर दिया जाता है और विस्थापित परिवार के लोग पुनः अपनी भूमि पर वापस नहीं आ पाते हैं। इसे औद्योगिकरण के कारण विस्थापन कहते हैं। इसमें लोगों को बहुत नुकसान होता है। वह अपनी जन्मभूमि को ही खो बैठते हैं और वहाँ पर वह दोबारा नहीं आ पाते, जिससे कि नए शरणार्थियों की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो यह उत्तर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप पॉइंट्स में दें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है कि यूरोप की पर्यावरण संबंधी चिंता क्या है और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंता क्या है, और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो देखते हैं इसका उत्तर।
तो यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताओं में मूल अंतर यह है कि यूरोप मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने पर चिंतित था, जबकि भारत मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने के विषय को लेकर चिंतित था। तो दोनों की ही जो मूल चिंताएं हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि यूरोप मनुष्य और भूगोल के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है, उनमें बैलेंस वो बराबर करना चाहता है, लेकिन भारत अभी भी मनुष्य और संस्कृति के बीच में ही फंसा हुआ है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। तो लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पश्चिम की देखा देखी योजनाएं बनाते वक्त हुई भूल है। सरकारी योजनाएं बनाते वक्त प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस प्रकार नष्ट होने से बचाया जा सके, इस विषय पर विचार नहीं किया गया। अब प्रकृति, संस्कृति और मनुष्य के बीच नाजुक संतुलन क्या है, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तो प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब सरकार द्वारा औद्योगिक योजनाओं की घोषणा की जाती है, वह सिर्फ अपने ही लाभ के बारे में सोचते हैं और वह यह समझने का प्रयास नहीं करते कि इससे प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंगरौली की उर्वरा भूमि अपने लिए ही अभिशाप कैसे बन गई, व्याख्या कीजिए, अथवा जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए। तो सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध थे कि उन्हीं के सहारे हजारों शताब्दियों से वनवासी किसान अपना भरण पोषण करते थे। आज सिंगरौली की वही अतुलनीय संपदा इसके लिए अभिशाप बन गई और तभी तो दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार संपदा छुप नहीं पाई। सिंगरौली जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, वैकुंठ और अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास पाठ का शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करते हुए देखते हैं इसके उत्तर को। तो ममता कालिया की कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शरतचंद्र के उपन्यास देवदास का पात्र भी एक भोला भाला अल्पवयस्क बालक था, जो अपने भोलेपन के कारण एक ऐसे विचित्र प्रेम सूत्र में बंध गया था जिसका उसे स्वयं ज्ञान न था। उस उपन्यास की नायिका का नाम भी पारो था। अल्हड़ पारो के प्रेम में देवदास इतना डूब गया कि वह स्वयं के अस्तित्व को भूल गया, और इस पाठ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। संभव ने खुद को पारो के सामने परिचित करवाते समय स्वयं को दूसरा देवदास कहा। तो लेखिका ने इस पाठ का शीर्षक दूसरा देवदास बहुत सोच समझकर रखा है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में कई बार यह पूछा जा चुका है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर आप गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो हमें बताना है कि गंगा पुत्र जो गंगा नदी के किनारे भक्तजन जो दक्षिणा के रूप में पैसे फेंक के जाते हैं, उन पैसों को लेकर अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। तो उन गंगा पुत्रों के बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। तो चलो देखते हैं अपने उत्तर को। लेखिका ने अपनी कहानी में हर की पौड़ी पर घूमते तैरते गंगा पुत्रों का जिक्र करते हुए बताया है कि गंगा मैया
उनकी जीविका और जीवन है। हर की पौड़ी पर दर्शन आरती जब पूजा अर्चना करते हैं तो वे दक्षिणा स्वरूप कुछ सिक्के गंगा नदी में भेंट करते हैं। गंगा पुत्र कहलाने वाले यह गोताखोर दोने से सिक्के बटोर लेते हैं। कभी कभी दोने में जलती घी की बत्ती से उनके लंगोटे में आग तक लग जाती है, परंतु वे इस बात की चिंता न करते हुए अपने कार्य में जारी रहते हैं और लंगोटे के जल जाने से इन्हें ना तो कोई भय है और ना ही उन्हें कोई चिंता। वे शीघ्र ही गंगा में बैठकर आग को शांत कर लेते हैं। गंगा की लहरों में से बटोरे गए पैसों को उनके परिवार का पेट पलता है और गंगा मैया उन्हें हर रोज़ जीने का सहारा देती हैं। तो इस तरह गंगा के सहारे गंगा पुत्रों का जीवन चलता है और वे गंगा में फेंके गए सिक्कों से अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में क्या अटपटापन आया। तो संभव गंगा स्नान के बाद जब लौटने लगा तभी एक पंडे ने उसके माथे पर तिलक करते हुए चढ़ावा चढ़ाने को कहा। संभव के कुर्ते की जेब में 1 रुपया बंधा था। वह चढ़ावे में चवन्नी चाहता था। पंडित संभव को 75 पैसे वापस करता। उससे पूर्व ही एक सुंदर लड़की उससे सटकर इस प्रकार कलावा बंधवाने लगी कि पंडित जी समझे कि दोनों युगल हैं और साथ आए हैं। पंडित जी ने लड़की के हाथ में कलावा बांधते हुए दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आओ, गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। पंडित के मुख से यह आशीष वचन सुनकर लड़की संभव से छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। लड़की को अपनी भूल का एहसास हुआ क्योंकि वह खुद ही संभव के साथ इस तरह खड़ी हुई थी कि पंडित ने उन दोनों को पति पत्नी जाना। इसीलिए संभव और पारो के व्यवहार में अटपटापन आ गया और यही उन दोनों की पहली मुलाकात थी और संभव पारो को यहाँ से पसंद करने लगा और पारो भी कहीं ना कहीं संभव को पसंद कर रही थी। चलो चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो चलो चलते हैं अपने उत्तर की ओर। तो हमारा उत्तर है, पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसी ही मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। ऐसे ही संभव ने भी एक धागा बांधा था। वह भी पारो से मिलना चाहता था और पारो ने भी धागा बांधा अपनी मनोकामना का और उसकी मनोकामना भी इतनी जल्दी पूरी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद प्रसन्न थी। वह हैरान भी थी कि उसी की इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न ख़त्म हुए। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।